Hello commandos, welcome to Biometers classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter thermal properties of matter और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के अंदर में कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये दो टाइप्स पर। हम लोगों ने रेडिएशन पढ़ लिया है। रेडिएशन में हमने थियरी उसकी और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बन सकते थे उन सबको यहां पर हमने डिस्कस किया है। अब वैसे अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितना चैप्टर कवर हुआ है उतना पहले रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। रिकॉलिंग के लिए आपको मैंने समय दिया है, आप रिकॉल कीजिए एंड देन हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अब हम सबसे पहले यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वो है रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस है जिस पर आपको एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस यहां पर बनाए जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको ये एप्लीकेशंस का पता होना जरूरी है। ठीक है, एसर्शन रीजन में एप्लीकेशन पर बेस्ड सवाल यहां से उठाया जा सकता है। पहला क्या है, सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो मेटल के हैंडल्स हैं, जनरली हम लोग ब्रास के हैंडल्स यूज करते हैं, तो आप यहां पे ब्रास की जगह आप कोई मेटल वगैरह यूज कर सकते हो। मेटल के जो हैंडल्स होते हैं ना, नॉब्स वगैरह वो होती हैं, वो ज्यादा ठंडी महसूस होती हैं और जो लकड़ी के होते हैं वो हमें थोड़े से कम ठंडे महसूस होते हैं। ध्यान रखना, यहां पर वर्ड है अपीयर्स, मतलब हमें फीलिंग ऐसी आती है। क्यों होता है? क्योंकि भैया देखो, जाहिर सी बात है, उनकी कंडक्टिविटी, मेटल्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण हीट ट्रांसफर जो है वो तेजी से होता है और जितना हीट ट्रांसफर तेजी से होगा उतना ही हमें गर्म या ठंडे का एहसास होता है। सेम थिंग अप्लाई फॉर व्हाट, कि यदि आप गर्मियों में बात करोगे तो मेटल की जो चीजें हैं वो ज्यादा गर्म महसूस होती हैं। चैप्टर की जब हमने शुरुआत करी थी तब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, चलो दूसरा है वुलन क्लॉथ्स कीप्स अप अस वार्म। हमें जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं सर्दियों में। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एयर पोर्स होते हैं। यदि आपने देखा होगा वुलन के कपड़े जो आपने कभी बचपन में जो दादी वगैरह मम्मी आपको स्वेटर सिल के देती थी तो उसमें क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं। तो एयर पोर्स एंड वुलन इटसेल्फ, ये दोनों जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो दो बोथ द रीजंस आर करेक्ट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके कारण वुलन के जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी का एहसास दिलाते हैं। ठीक है, अ न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन ओल्ड क्विल्ट। क्विल्ट मतलब रजाई, जो नई रजाई होती है वो हमें ज्यादा गर्मी देती है कंपेयर टू ओल्ड क्विल्ट। क्यों? क्योंकि नई में क्या होंगे, मोर एयर पोर्स। ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है, या फिर आप कहिए ओल्ड में क्या होंगे, जो एयर पोर्स हैं वो डस्ट के कारण पैक हो जाते हैं, डस्ट के कारण पैक हो जाते हैं। भाई देखो, जब आप यूज करते हो तो उसमें क्या आएगी, डस्ट जमा होगी, तो डस्ट के कारण जो एयर पोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो इसलिए फिर जो पार्टिकल्स हैं वो हीट को कंडक्ट करा देते हैं, इसलिए आपको फिर थोड़ा सा क्या लगता है, ठंड लग सकती है। कुकिंग अटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल। जब जो बर्तन होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि लकड़ी के हैंडल प्रोवाइड किए जाते हैं। आजकल हम लोग बैकेलाइट वगैरह के हैंडल यूज करते हैं, प्लास्टिक के। ठीक है, जो बनाए जाते हैं बर्तन वो जनरली स्टील के, ब्रास के। अब पुराने जमाने में ब्रास के होते थे, अभी आजकल एल्यूमिनियम के बर्तनों का ट्रेंड चल रहा है, स्टील के भी होते हैं। तो वही मेटल्स, क्यों, हाई कंडक्टिविटी। यस, यहां पर क्या है, हाई कंडक्टिविटी रीजन है इसमें। और इससे ऊपर वाला जो मैंने लिखा है वुडन हैंडल वाला, यहां पर वुडन की जगह प्लास्टिक भी आ सकता है, तो ये इसका रीजन क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, या कंडक्टिविटी लो होती है इसलिए। आइस इज कवर्ड इन गनी बैग्स टू प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आपने देखा होगा क्या,
जो बर्फ रखी रहती है दुकानों में, आपने देखा होगा उसको बोरे में ढक के रखते हैं, बोरा बोरा होता है ना वो जूट का सा, उसमें ढक के रखते हैं। अगेन कारण क्या है, एयर पोर्स क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। द डबल वॉल्ड हाउस ऑफ आइस मेड बाय एस्किमोज आर वार्म फ्रॉम इनसाइड। तो वो जो डबल वॉल्ड होते हैं, मतलब एस्किमोज के जो घर होते हैं ना, एस्किमोज मतलब क्या, जो बर्फीले प्रदेशों में जहां पे बर्फ ही बर्फ रहती है वहां रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो उनके जो घर होते हैं आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, खैर मैं ये मान के चलता हूं, तो वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल वॉल्ड होता है, मतलब बीच में गैप रहता है, बीच में क्या रहता है, गैप। एंड सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो एयर जो है, एयर बैड कंडक्टर होने के कारण, इसकी कंडक्टिविटी कम होने के कारण क्या होता है, क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर अंदर रह जाता है, तो वो गर्म बने रहते हैं। टू थिन ब्लैंकेट्स आर वार्मर देन अ सिंगल थिक ब्लैंकेट। यदि आपको ऑप्शन दिया जाए दो पतली पतली बेडशीट चुनने का या एक मोटी ब्लैंकेट चुनने का, दो पतली पतली सी ब्लैंकेट है या एक मोटी ब्लैंकेट, तो सजेशन ये है कि दो पतली चुनना चाहिए यदि ठंड ज्यादा है तो, है ना। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है और इसके कारण गर्मी बनी रहती है, ठीक है। अगेन फिर क्या, व्हेन मेटालिक वायर गेज इज प्लेस ओवर द फ्लेम ऑफ अ बुनसन बर्नर द फ्लेम डज नॉट गो बियॉन्ड द गेज। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा कि बुनसेन बर्नर जो होता है उसमें एक ऐसे वायर का सा एक शेप लगा होता है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मान लो ऐसे, तो फ्लेम जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक्चुअली ये मेटालिक वायर है और मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटी, तो ये क्या करते हैं, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए फ्लेम जो है पूरी हीट एनर्जी इधर जाने के कारण फ्लेम भी उसी के साथ में बनी रहती है, ठीक है। नाउ हॉट लिक्विड रिमेन्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड रिमेन्स कोल्ड इन थर्मोफ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क जो होते हैं वो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, केमिस्ट्री में आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स आएगा, फिर से हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस वहां पर भी कर रहे होंगे जब हम सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। बॉडी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेड ऑफ थिक इंसुलेटेड वॉल्स ऑफ फाइबर ग्लास। अगेन यहां पर भी वही, फ्रीजर के अंदर में भी वही सेगमेंट होता है, क्या होता है, दो वॉल्स के बीच में एक इंसुलेटेड वॉल लगाते हैं फाइबर ग्लास की, ताकि अंदर ठंडा बना रहे, बाहर गर्मी एज इट इज बना रहे। तो हर एप्लीकेशन में आपने एक बात नोटिस करी होगी कि एयर इज प्लेइंग अ रोल, मतलब इवैक्यूएटेड चीजें या वैक्यूम रखने की कोशिश की जा रही है। अब जहां पे वैक्यूम रख सकते हैं वहां वैक्यूम, जहां पे एयर आ जाए तो एयर, ठीक। हालांकि एयर में से भी थोड़ा बहुत लॉस तो होने ही वाला है। अब यहां से हम एक्चुअली में अपने नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और इस नए टॉपिक का नाम है कन्वेक्शन। इस नए टॉपिक का नाम क्या है, कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन अगेन इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ये भी एक हीट ट्रांसफर का ही माध्यम है, लेकिन इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसमें आपके मॉलिक्यूल जो हैं वास्तविकता में मीडियम के मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर साइड, बराबर। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which medium particles of medium travels from high temperature to लो टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां पर ये जो कन्वेक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है, मतलब देखो अब यहां पे क्या है, एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स जो है या पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं भैया। अब यदि वो एक्चुअल में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग यदि सच में हो रही है तो वो कहां से कहां होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होने वाली है, यस और नो, यस और नो। तो हम कहेंगे कन्वेक्शन क्या है, ये वो हीट ट्रांसफर का मोड है जहां पर हीट एनर्जी जो है हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ जाती है विद या ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख, अच्छा यहां, अच्छा कन्वेक्शन की हेडिंग यहां पे भी डली है, तो इट इज
the mode of transfer of heat. It is the mode of transfer of heat, mode of transfer of heat in which, जिसमें क्या हो रहा है बेटा, जिसमें हीट एनर्जी is transferred, heat energy is transferred from high temperature region, मेरे साथ साथ में लिखते चलिए बेटा, हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन, It is a mode of transfer of heat in which heat energy transfer from high temperature region to low temperature region due to actual movement है, मोमेंट नहीं है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। कौन से दो तरह के? एक स्टूडेंट वो होते हैं जो चाहते हैं कि सर डेफिनेशन वगैरह जो है इन चीजों में टाइम वेस्ट मत किया करो लिखने में, हमें सीधा डेफिनेशन आप पीपीटी पे लेके आ जाया करो, डिजिटल बोर्ड है उसका फायदा उठाओ एंड फिर हमें एक्सप्लेन कर दो। यस। लेकिन वही दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि सर आप अपने मन से जैसा मन में आए वैसा लिखते चलो, हैंड राइटिंग कोई आपकी इतनी बुरी भी नहीं है, समझ में आई जाती है, ठीक ठाक है हैंड राइटिंग, तो आपके साथ साथ में हम भी लिखते हुए चल सकते हैं और उस चीज को समझते हुए भी चलेंगे, तो हमारा टाइम जो है, ड्यूरेशन, लेक्चर देखने का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा नहीं इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन हो गया। तो यहां पे एक्चुअल ट्रांसफर हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो एक्चुअली में मीडियम के पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण हो रही है या मीडियम के पार्टिकल्स के मोशन के कारण यहां पर हो रही है। तो भैया कन्वेक्शन के दो टाइप हैं। कन्वेक्शन इज ऑफ टू टाइप। कन्वेक्शन कितने टाइप का है? दो टाइप का है। इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है नेचुरल कन्वेक्शन, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा होता है आपके पास में फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब देखो संवहन की बात चल रही है, तो मीडियम के पार्टिकल्स एक तो नेचुरल चले जाएं, नेचुरली, इसे फ्री कन्वेक्शन भी कहा जाता है, और एक है कि आप किसी मशीन का प्रयोग करें, आप किसी मशीन का प्रयोग करें, लाइक ब्लोअर है या पंप है, ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे तो उसे फोर्स्ड कन्वेक्शन कहा जाएगा। और नेचुरल में क्या हो रहा है? अपने आप हो जा रहा है। अपने आप मतलब क्यों हो रहा है सर? अपने आप कैसे हो सकता है? तो भैया अपने आप होना मतलब क्या है? अपने आप का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि अपने आप भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे, कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि मीडियम पार्टिकल्स, यहां पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम पार्टिकल्स ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन due to change in density of medium, due to change in, पहला डेंसिटी ऑफ मीडियम या प्रेशर ऑफ मीडियम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस along with gravity, ये क्या हुआ? ये कैसी डेफिनेशन बन गई? नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में हो क्या रहा है? मीडियम के जो पार्टिकल है वो हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ जा रहे हैं,
लेकिन ये नेचुरल है या फ्री लिखा है, मतलब अपने आप जा रहा है। लेकिन अपने आप भैया कोई चीज कैसे चलेगी, कोई ना कोई फैक्टर तो पीछे होना जरूरी है। तो भैया देखो, चूंकि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रीजन की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आप जानते हैं टेम्परेचर चेंज होने के कारण डेंसिटी चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है। तो डेंसिटी या प्रेशर चेंज होता है, और दूसरा यहां पे साथ में ग्रेविटी भी यहां पर अफेक्ट डालती है। साथ में ग्रेविटी भी यहां पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो ये इतने फैक्टर हैं जो यहां पे रोल प्ले करते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स जरूरी है, बिना एग्जाम्पल समझे। अब क्योंकि देखो क्या है, कन्वेक्शन में ऐसा कोई नियम नहीं है, पर्टिकुलर कोई लॉ नहीं है, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि भैया कन्वेक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, कितना होगा, क्या हीट एनर्जी जाएगी, इसका कोई नियम नहीं है। इसलिए हम इसको इतना ही यहां पर डिस्कस करते हैं, और हम यहां पर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री या नेचुरल कन्वेक्शन, प्राकृतिक संवहन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की हम यहां पर बात करने वाले हैं। अच्छा सर, क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल? तो भैया देखो, एक होता है मानसून, मानसून, मॉनसून मानसून का मतलब समझ में आता है, जो बारिश होती है। बारिश कैसे होती है सर? बारिश तो वेपोराइजेशन से होती है ना। हां भैया, बारिश वेपोराइजेशन का एक प्रकार है, लेकिन भाई देखो, एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जैसे हमारे पास में लगभग लगभग कुछ ऐसा ही मैंने बना दिया, थोड़ा सा ये नक्शा ही नहीं बनना आज तो सही। ये यहां से थोड़ा सा ये राजस्थान का ये वाला हिस्सा आगे निकल के आता है, और फिर यहां से ये खंबात की खाड़ी, और ये ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, ऐसे मान लो। ये यहां से फिर इधर में काफी बड़ा हिस्सा ऐसे भी है, सेवन सिस्टर्स वगैरह, नॉर्थ ईस्टर्न JNK से लेके कमी। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पर है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है यहां पे। भाई हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, इंडिया के लिए मैं समझा रहा हूं। यहां कौन है, अरब सागर को क्या बोलते हैं, अरेबियन सी। क्या बात है, अरेबियन सी है यहां पे। सी की स्पेलिंग ऐसी ए होती है जहां तक है। और यहां पे क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। वैसे ये तीनों यहां पे मिलते हैं ना। अब देखो क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं गर्मियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, देखो भैया, गर्मियों के दिनों में, अब एक बात समझो, गर्मियों के दिनों में ये क्या है, जमीन वाला एरिया है, ये क्या है, लैंड है, ये क्या है, इधर वाटर बॉडी है, इधर पानी है, इधर में भी क्या है, पानी है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये गर्म होता है, ये क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म होता है तो यहां से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, यहां पे ये जो गर्म हवा इधर जाती है, क्योंकि गर्म हवा इधर क्यों जा रही है वो भी हम समझेंगे। इस रीजन में जाती है, ये इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है, पूरा नीचे सब पानी पानी है, मेरे पास नीचे बनाने के लिए जगह नहीं है। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू व्हाट, लैंड। लैंड मतलब ये जो मटेरियल अपने पत्थर पत्थर है उनसे ज्यादा होती है। तो इसके कारण क्या होता है, पता नहीं सर। अब गर्मियों के दिनों में यहां पे एयर का वेपोराइजेशन हो रहा होता है। वेपर और गैस में मैंने अंतर समझाया हुआ है। वेपर क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट से नीचे लोअर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जब लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसे वेपर कहते हैं। तो यहां पे एयर में क्या आ जाता है, फिर मॉइस्चर आ जाता है। क्या आ जाता है, मॉइस्चर। अब ये जो मॉइस्चर वाली जो हवाएं हैं ये इधर की तरफ सरकती हैं। क्यों सरकी भैया,
देखो ये कुछ ऐसा सर्कल बन गया, ये कैसा बन गया, सर्कल। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बना रहा हूं और कुछ नहीं है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये गर्म हवा ऊपर उठी, ये इधर से इधर गई, यहां जगह खाली हुई, तो ये जगह यहां पे भरने के लिए ये चली। अब ये जब यहां पर आती हैं, ये कौन सी एयर है, देखो यहां से इधर से जा रही है हॉट एयर इधर की तरफ, यहां पर क्या हो रही है, ये आ रही है मॉइस्चर लेडन एयर, मॉइस्चर लेडन एयर, मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं यहां पे आती हैं। अच्छा, आप यदि जानते होंगे तो यहां पे क्या है, ये पूरा क्या है, हिमालय का रीजन है, हिमालय है, मतलब ये मॉइस्चर से लदी हुई हवाएं इधर में आती हैं और यहां पर टकराती हैं। यहां पर जब ये टकराती हैं, यहां पर क्या हो गई, टक्कर हो गई इनसे, और टक्कर होने के बाद ये क्या करती हैं, टक्कर के बाद राइज अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ उठती हैं। जब ऊपर उठती हैं तो यहां पर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। इसके कारण ये क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, और कंडेंस होने के बाद में यहां पे पूरे भारत में बारिश होती है। और ये जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब इधर पश्चिमी विक्षोभ, इधर से ऐसे आती है बारिश इस साइड में। मतलब हम जो, अब मैं यहां रहता हूं तो लगभग ये वाला जो रीजन है इसमें इसके कारण होता है, हालांकि अब इधर साइड में इधर से भी होता है ये काम, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये है मानसून की कहानी। डायग्राम अच्छा लगे, बनाने का मन करे तो बना लो, नहीं तो मैंने पॉइंट तो बोले, क्या पॉइंट बोले, कि गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, अब भाई देखो इंग्लिश इतनी तो मैं लिख नहीं पाऊंगा इसके रिगार्ड, गर्मियों के दिनों में लैंड ज्यादा हॉट, लैंड ज्यादा हॉट, तो यहां पे क्या हो रही है, हॉट एयर राइजेज अप, हॉट एयर राइजेज अप, गर्म हवा ऊपर उठती है। फिर गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वैकेंट स्पेस क्रिएटेड, वैकेंट स्पेस क्रिएटेड, वैकेंट स्पेस क्रिएटेड एट लैंड, एट लैंड मास, मतलब ये जो अपनी जमीन है वहां पर खाली जगह क्रिएट हो जाती है। तो उस समय फिर क्या होता है, मॉइस्चर, मॉइस्चर लेडन एयर, ये नमी से भरी हुई मॉइस्चर लेडन एयर ट्रेवल्स फ्रॉम सी, ट्रेवल्स फ्रॉम सी टू लैंड टू फिल द गैप, टू फिल द गैप, जिसे हमने क्या नाम दिया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ इतना वाला पढ़ा रहा हूं, लगभग भारत के मैक्सिमम हिस्से में इसके कारण बारिश होती है। अब तुम बात करोगे सर वेस्ट बंगाल में तो नहीं हो रही, इसके कारण वेस्ट बंगाल में उधर से आता है बंगाल की खाड़ी से, तो उधर ईस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। पूरे भारत का बारे में मैं इतना मतलब थोड़ा ही ज्ञान रखता हूं भाई, ज्यादा थोड़ी रख पाऊंगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब यहां पर, अब मैं यही ज्ञान क्यों रखता हूं, क्योंकि मैं कहां रहा, मैंने बचपन कहां बिताया, राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना, एमपी, इन्हीं रीजन में, और इन रीजन में इन्हीं के कारण हो रहा है, तो मुझे उसी के बारे में ज्यादा आइडिया है। चलो, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया। अब ये these air gets obstructed by हिमालयाज, हिमालय से यहां पे इनकी टक्कर हुई, इनसे टकराई, राइजन अप, फिर से ये क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, राइजन अप, ये ऊपर उठती हैं, लेकिन इनमें पानी भरा है, इनमें पानी भरा है, पानी भरा है, तो गेट्स कंडेंस्ड एट ऑन राइजिंग अप, ऊपर उठने पर ये क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू लो टेम्परेचर। आपको बताऊं, जो आप कभी, यदि आपने कभी हवाई जहाज में यदि सफर किया होगा तो आपको पता होगा कि हवाई जहाज जिस हाइट पे उड़ रहा होता है ना, उसके बाहर पूरा ठंडा ही ठंडा होता है। आपको लग रहा होगा कि अरे यार सूरज की रोशनी की तो हम पास जा रहे हैं, नहीं, वहां ऊपर ठंडा होता है, लो टेम्परेचर का कंडेंस हो जाती है और रेनिंग, बारिश हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको समझना चाहें तो एक बार ऐसे यहां पर समझ लीजिए, यस और नो।
यस और नो। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन चल रहा, पहला हो गया मानसून। दूसरे एग्जाम्पल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, वो है आपका ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, व्यापारी पवने, पवने ट्रेड विंड्स। इसमें क्या हो रहा है भाई, तो देखो ये जो विंड्स है ना, इनका यूज व्यापारियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। और इसको यदि समझना है तो देखो, ये हमारी है धरती, ये है हमारी क्या, अर्थ है भैया। ओके, अब देखो इस अर्थ में एक चीज है, जैसे भूमध्य रेखा कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। अर्थ इज बल्जिंग आउट एट इक्वेटर, आपको पता है ना, धरती मध्य में से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, थोड़ी ज्यादा है ना, ज्यादा बाहर निकली हुई है, प्रॉपर गोल नहीं है, स्फेयर नहीं है, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। तो क्या होता है कि अब देखो ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर जो है ना इक्वेटर, ये कौन है, ये है आपका इक्वेटर, ये कौन है, इक्वेटर, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। अच्छा ये बात आप जानते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे क्या है, बर्फ है। तो इक्वेटर जो है ना रिसीव्स मोर सन हीट, मोर सन एनर्जी, बराबर, मोर सन एनर्जी या मोर हीट एनर्जी। अब इक्वेटर ने ज्यादा एनर्जी को रिसीव किया, अब इक्वेटर ने यदि ज्यादा एनर्जी को रिसीव किया तो यहां पे जो एयर है बिकम्स मोर हॉट, बिकम्स मोर हॉट। अच्छा, यहां पे जो नॉर्थ पोल है, यहां पे क्या है, पूरी आइस है, यहां पे पूरा बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है इस साइड में। ऐसे ही साउथ रीजन में अंटार्कटिका रीजन, और ये जो है आर्कटिक, ये एयर क्या हो गई, गर्म हो गई। गर्म होने के बाद में ये क्या करेगी, मूव्स अप, ये क्या हो गई, गर्म होके ऊपर उठी। अब जैसे ही ऊपर उठती है तो यहां पे क्या हो गई, खाली जगह, वैकेंट स्पेस हो गई। कहां पर हो गई बताओ ये वैकेंट स्पेस, इक्वेटर पे हो गई। अब जैसे ही यहां पे खाली जगह हो गई तो भैया नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से क्या होगा, यहां के पश्चात ठंडी हवाएं, कोल्ड एयर स्टार्ट ट्रैवलिंग, स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, पोल्स से इक्वेटर की तरफ ये चलने लगी। अब ये ठंडी हवाएं जब यहां से यहां की तरफ चल रही हैं तो एक और चीज साइड साथ में हो रही है कि अर्थ रोटेट्स, अर्थ रोटेट्स कहां से कहां, याद करो ग्रेविटेशन चैप्टर में बताया जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो अब इसके कारण होता यह है कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ये हवाएं ऐसे अपीयर होती हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये होती हैं साउथ ईस्ट या साउथ, एक सेकंड रुको, इसको घुमा के समझना पड़ेगा। देखो ये आई, इधर से आई, इधर से भी तो आएंगी, यस और नो, हाँ तो ये इधर से आएंगी तो ये इधर से आएंगी, हाँ सही बात है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये जो ठंडी हवाएं हैं ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से आती हुई प्रतीत होती हैं और साउदर्न हेमीस्फीयर में इधर से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये एक डायरेक्शन का काम करती है, जो उसमें पताका लगी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पाल, अरे वो जो पर्दे से लगे होते हैं जिससे वो डायरेक्शन का खेलते हैं। तो इससे उनको समझ में आ जाता है, कंपास होता ही है कि भैया वो एग्जैक्टली कहां उनको जाना है, कैसे मूव करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर तो यहां है ना, तो अपीयर्स टू कम, अपीयर्स टू कम फ्रॉम, appears to be coming from north east, north east in northern hemisphere, northern hemisphere। और यहां पे क्या हो रहा है, appears to be coming from, किधर से, साउथ वेस्ट,
डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन दिखाने में इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, क्योंकि पुराने समय में जब इतनी सारी चीजें टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तो उस समय इन ट्रेड विंड्स की मदद से व्यापारी जहाज अपना रास्ता ढूंढा करते थे कि एग्जैक्टली हवा किधर से आ रही है और हम कहां पर हैं, यस और नो। एक और एग्जांपल है इसका, वो है बेटा दो है कह लीजिए, एक तो होती है सी ब्रिज, सी ब्रीज, और एक होती है लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में सिंपल सी बात है, कैसे कि देखो ये अपने भारत का इधर वाला हिस्सा, यहां पर है वाटर बॉडी, यहां पर क्या है वाटर बॉडी, यहां पर क्या है लैंड बॉडी। अब देखो मैं जनरली इसी साइड में ही पढ़ता हूं तो मुझे यही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है बताते समय। अब क्या हो रहा है बताओ, इन डे टाइम दिन में क्या हो रहा है, लैंड इज मोर हीटेड, लैंड इज मोर हीटेड। दिन में क्या हो रहा है, जो जमीन है वो ज्यादा गर्म होती है और वाटर गेट्स लेस हीटेड, कम गर्म होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने के कारण ये एनर्जी का ट्रांसफर कम करता है। धीरे धीरे होता है मतलब, अच्छा वाटर कम ट्रांसफर हुआ। अच्छा तो यदि डे टाइम में जमीन ज्यादा गर्म हुई तो भैया एयर एट लैंड, जो जमीन पर जो हवा है मूव्स अप, ये ऊपर उठेगी, ये क्या उठेगी ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वैकेंट स्पेस क्रिएटेड, वैकेंट स्पेस क्रिएटेड, खाली जगह बनी। तो उस समय फिर क्या होगा, इस स्पेस को भरने के लिए, टू फिल दिस गैप, टू फिल दिस स्पेस, एयर फ्रॉम वाटर बॉडी, वाटर बॉडी ट्रेवल्स टू लैंड, ट्रेवल्स टू लैंड। अब चूंकि ये लो टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर क्या है एट लो टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर पे इसलिए ठंडा है, और ये क्या है एट हाई टेम्परेचर तो ये गर्म है। तो भैया ये ठंडी हवा यहां से आती हुई हमें एहसास होती है। तो सी ब्रीज जो है वो आपके पास में कुछ इस प्रकार से चलती है, ऐसे यहां पे हॉट एयर इधर गई और यहां से कोल्ड एयर इधर जमीन की तरफ जा रही है। जैसे सी ब्रीज होता है, जैसे इसका होता है, उसी प्रकार से हमारे पास में जो नेक्स्ट होता है वो होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होगा, ये हम बात करेंगे ड्यूरिंग द नाइट। मतलब देखो ये भारत का नक्शा है ऐसे मान लो, तो ड्यूरिंग नाइट, अब रात की बात चल रही है भैया, तो ध्यान रखना लैंड ब्रीज नाइट में बात करते हैं, सी ब्रीज दिन में बात करते हैं, है ना। दिन में और रात में फिर क्या होगा, दिन में या रात में क्या होगा, तो भैया रात में देखो जो दिन भर गर्मी हुई थी तो सन था वहां पे, तो वो क्या कर रहे थे हीट को रिसीव कर रहे थे। ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, लैंड एंड वाटर बॉडी दोनों क्या करते हैं, रेडिएट्स एनर्जी, रेडिएट्स एनर्जी, मतलब वो जो उन्होंने गर्मी जो दिन भर रिसीव करी थी रात को उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, लैंड बिकम्स कोल्डर, बिकम्स कोल्ड अर्लियर, जल्दी हो जाती है कंपेयर टू वाटर। अब ये क्या हो गई, ठंडी हो गई। कौन ठंडी हो गई, जमीन ज्यादा ठंडी हो गई, जमीन ज्यादा ठंडी हो गई। अब गर्म कौन है, अरे बोलो गर्म कौन है, तो वाटर गर्म है, वाटर बॉडी इज वार्मर, ये क्या है गर्म है। अब जो गर्म होगा, जो गर्म होगा तो यहां पे एयर राइजेज अप, यहां की हवा ऊपर उठेगी, यहां की हवा जब ऊपर उठेगी तो क्या होगा, अब देखो यहां से हवा ऊपर उठी
और ये ऐसे चली, यहां से देखो ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, तो एयर राइजेस अप और ये इस प्रकार से, इसे हम लैंड ब्रीज करते हैं। लैंड ब्रीज मतलब जमीन से पानी की तरफ गई, ठीक है। तो ये एहसास हमें देखने को मिलते हैं, ये है नेचुरल कन्वेक्शन। दूसरा जो आता है वो आता है बेटा जी फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्या आता है? फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है? फोर्स्ड कन्वेक्शन में, फोर्स्ड कन्वेक्शन में कन्वेक्शन ऑकर्स, कन्वेक्शन ही हो रहा है ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्स, ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्स लाइक ब्लोअर है या पंप है, इस तरह की मशीनों के जरिए। जैसे हमारा एसी काम करता है, एयर कंडीशनर, तो ठंडा कर रहा है तो कंप्रेशर उसकी मदद से कर रहा है, तो यहां कन्वेक्शन हो रहा है, एक्चुअल में एयर आ रही है। अच्छा, अपने बॉडी का जो हीटिंग सिस्टम है, बॉडी का जो हीटिंग सिस्टम है, बॉडी का जो हीटिंग सिस्टम है, एनसीईआरटी में पढ़ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वो कुछ चीजें बताई गई है। अब हमको यहां पे इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एसी है या रूम हीटर सिस्टम जो है, इन सब में यहां पे क्या हो रहा है? फोर्स्ड कन्वेक्शन हो रहा है। तो आपको एग्जांपल्स याद होने जरूरी है, ठीक है। ये था सब कुछ अपना कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन के बाद में हमारे सामने जो नई हेडिंग आ रही है उसका नाम है रेडिएशन। तो यहां से हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हीट ट्रांसफर का थर्ड मोड है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कन्वेक्शन पे आपको थियोरेटिकल सवाल मिल सकते हैं, लेकिन रेडिएशन पे आपको भर भर के न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन, तो भैया देखो क्या है, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब जो मीडियम बीच में पड़ रहा है वो हीट नहीं होता है, सीधा वहां से चलती है यहां तक आती है, लेकिन मीडियम को हीट नहीं करता है। उदाहरण से मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है? it is the mode of transfer of heat, it is the mode of transfer of heat in which energy is transferred from one place to another without heating intervening medium, मतलब एक हॉट बॉडी से रेडिएशन निकले, एनर्जी निकली, हीट एनर्जी दूसरे प्लेस तक जा रही है। तो इसमें यहां पर जो बीच में मीडियम पड़ रहा है वो हीट नहीं होता है, वो गर्म नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यदि आपने किसी ने कभी एरोप्लेन में सफर किया होगा, तो कैप्टन अनाउंस करता है, पायलट अनाउंस करता है, क्या अनाउंस करता है, जब आप हाइट पे पहुंच जाते हो तो हम इतनी हाइट पर पहुंच चुके हैं और यहां पे टेम्परेचर माइनस इतना है। तो अब आप सोचो, यदि आप ऊपर जा रहे हो तो आप तो सन के पास जा रहे हो, तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सन से निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं वो मीडियम को हीट ही नहीं कर रहे हैं। यस और नो? ये हो गई इसकी क्या, एक बेसिक सी डेफिनेशन। नाउ यू मस्ट नो सम पॉइंट्स अबाउट द रेडिएशन। तो हम उनके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भैया क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहली बात, एवरी बॉडी एट टेम्परेचर above 0 Kelvin
एमिट्स रेडिएशन, एमिट्स रेडिएशन। हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो रेडिएशन एमिट करता है। बिल्कुल। पर सर कोई ठंडी है तो हमें तो ठंडी महसूस हो रही है, जैसे बर्फ है सर वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो भैया बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे है लेकिन उसका टेम्परेचर केल्विन में तो देखो 273 केल्विन है। हम यहां क्या लिख रहे हैं, अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन से ऊपर होना चाहिए, तो भैया वो रेडिएशंस एमिट करता है। लेकिन अब आपके मन में जो डाउट आता है ना, उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रीवॉश थियरी है, प्रीवॉश थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पे कवर करवाना चाहता हूं। तो ये जो मैंने बोला कि टेम्परेचर अबव 0 केल्विन पर रेडिएशन एमिट करते हैं, इनको हम बेटा थर्मल रेडिएशंस के नाम से भी जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं, थर्मल रेडिएशंस। इनको हम जानते हैं थर्मल रेडिएशंस के नाम से। अच्छा, इनकी खास बात क्या है पता है, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर पा रहे हैं। इन्हें हम इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं। ये क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी हैं, दैट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही क्या है, टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही टाइप है। इनको इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं। तो ये भैया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप है मतलब ट्रेवल्स विद स्पीड, ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करती हैं, ठीक है। और ओबेज, कितने पॉइंट लिखा दिए मैंने, 3 4 5, ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों नियमों का ये पालन करती हैं। साथ में एग्जिबिट या शो फिनोमिना ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन। अब ये सर पोलराइजेशन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, तो ये क्लास 12 फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स में एक चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स नाम से एक चैप्टर है, उसमें आपको पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन ये वर्ड समझ में आएंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये वर्ड आपके पहले से देखे होंगे जूनियर क्लासेस में, ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हुई है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वर्ड सुने हुए हैं। परावर्तन, अपवर्तन, है ना, वही वर्ड है ये। ध्रुवण, विवर्तन, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इनको भी ये शो करती हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या होता है भैया, तो ये कहता है कि जैसे आपके पास में कोई पॉइंट सोर्स है, क्या है, ये है आपका पॉइंट सोर्स, ठीक है, जिसकी कुछ तो भी पावर होगी, कुछ तो भी क्या होगी, पावर होगी। तो यहां से यदि मैं यहां पर एक पॉइंट बनाऊं आर दूरी पर, तो यहां पर जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होती है। तो ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो वर्ड है इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बात समझ में आई, ये इसका मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल है 1 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, बहुत जगह पर ये आपको काम आने वाला है।
तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या? नहीं ना। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी सीखेंगे रेडिएशन को और आगे समझने से पहले, ठीक है? क्योंकि इन टर्मिनोलॉजीज के बिना काम नहीं बनेगा। जैसे आपने पहली एक टर्मिनोलॉजी सीखी, तो मैं यहां पे एक हेडिंग डाल देता हूं, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है? इसमें मैं सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं वो है बेटा आपकी इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी। इसे डिनोट करते हैं हम जनरली आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो हम कहते हैं किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज the energy received per unit time per unit area at that point। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया? किसी भी पॉइंट पर यदि आप इंटेंसिटी लिख रहे हो, इसका मतलब है उस पॉइंट पर कितनी एनर्जी रिसीव हुई है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो इसका मतलब यह हो गया कि भैया जी आपके पास में आपने इंटेंसिटी इस शब्द को डिफाइन किया किस प्रकार से? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब आप कह सकते हो इंटेंसिटी को मैं आई से डिनोट करता हूं, एनर्जी को क्यू से, एरिया को ए से और टाइम को टी से। तो ये आपके पास में इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला बन सकता है। और यदि मैं बात करता हूं यूनिट ऑफ इंटेंसिटी की, तो ये क्या बनेगी बेटा? देखना, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या वैट पर मीटर स्क्वायर। तो वैट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। क्या आसान सी टर्मिनोलॉजी सीखी मैंने, बहुत आसान सी एक शब्द को सीखा मैंने, उसके मीनिंग को समझा मैंने। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप लेक्चर में, चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो कई जगह जब ये वर्ड्स आते हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यस और नो। पर सर आप तो रेडिएशन की बात कर रहे थे। हाँ भैया, हम रेडिएशन पे और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज को पहले मेरी मैं सीख के रखूंगा, तो जब मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहली टर्मिनोलॉजी कौन सी सीखी? इंटेंसिटी। अब हम दूसरी जो टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं यहां पे, उसका नाम है एमिसिव पावर। इसका नाम है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, इसे मैं डिनोट करता हूं कैपिटल ई से, ठीक है? कई जगह आपको इसे स्मॉल ई से भी लोग डिनोट करते हैं, लेकिन क्या है, मैं स्मॉल ई से डिनोट करता हूं एमिसिविटी, जो अगली टर्मिनोलॉजी आएगी। इसलिए मेरे सिंबल्स थोड़े से हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन आप मैक्सिमम जगह पाओगे कि यही सिंबल यूज करे जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे एनर्जी को इस जगह पे हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, यस और नो। ओके, तो अब एमिसिव पावर क्या होती है? तो भैया एमिसिव पावर होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted by a body per unit time per unit area at particular temperature। इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर वर्ड को कहां डालू?
एट पर्टिकुलर एमिसिव पावर डिफाइंड एज, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, देखो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, एमिसिव पावर एट is defined as the amount of energy emitted at particular temperature by a body per unit time per unit area। हो गई अच्छे से एडजस्ट, है ना। क्या होता है ना, कई बार देखो एक तो तरीका होता है कि मैं पीपीटी तो है ही है मेरे पास में, मैं लिखी लिखाई डेफिनेशन ले आऊं उसको समझाऊं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है बेटा कि यदि मान लो मैं आपको समझाऊंगा लिखी हुई चीज को तो उसमें आपको भी इतना मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद से ही मन से लिखूं। तो कभी कभी हो जाता है कि हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। तो एमिसिव पावर क्या हो गई, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं। अब ये जो वर्ड है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, ठीक है, ये इसको हम रेडिएशंस ही कह रहे हैं, है ना, बराबर। तो अब यदि मैं यहां पे एमिसिव पावर की बात करता हूं तो आपके पास में क्या हो गई, एमिसिव पावर क्या हो जाएगी बेटा, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं Q अपॉन 80, यस और नो। तो क्या ये सब कुछ वैसा ही बन रहा है जैसा इंटेंसिटी बन रही है, यस और नो, बिल्कुल। तो भैया यूनिट ऑफ एमिसिव पावर क्या आ रही है बताओ जरा, तो ये आ रही है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड या वेट पर मीटर स्क्वायर। तो भैया वर्ड यहां पे पावर है तो कंफ्यूज मत हो जाना कि पावर देखते तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि भैया यूनिट तो वेट होगी, नहीं, यूनिट क्या आ रही है, वेट पर मीटर स्क्वायर आ रही है। अच्छा इसके डायमेंशन जरा निकाल के बताना, चलो डायमेंशंस निकालो। तो मैं निकालता हूं, देखो यहां पे M1 L2 T-2 अपॉन L2 और T1, ये कितना आ जाएगा, L2 कैंसल, तो M1 T-3, सही है। तो ये इसके डायमेंशंस निकाल दिए, मतलब इंटेंसिटी के भी डायमेंशंस यही आएंगे, एमिसिव पावर के भी डायमेंशंस यही आने वाले हैं, यस और नो, यस और नो। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है, अगली जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो आ रही है एमिसिविटी। लगे आ तो इसको यहीं पे कवर कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। अब देखो ये जो वर्ड है ना ये थोड़ा सा अलग है, ये क्या है, एमिसिविटी at particular temperature is defined as the ratio of energy emitted per unit time per unit area by an
ordinary body by an ordinary body to black body, to black body। और तेरी का, हाँ सर ये ब्लैक बॉडी क्या होती है? क्या जिस बॉडी का रंग काला होता है उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं? तो अब देखो, अभी ये एक वर्ड है जो आपके लिए भी नया आया है। क्या आया है? एक नया वर्ड आया है, एक नया वर्ड आया है जिसको हम थोड़े देर के बाद में सीखेंगे, क्योंकि इस पे हमको अभी बहुत काम करना बाकी है ब्लैक बॉडी पे। ठीक है, ब्लैक बॉडी इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन रेडिएशन कॉन्सेप्ट। तो इसलिए इसको थोड़ा सा भी ध्यान रखें। अभी तो सिर्फ एमिसिविटी इस वर्ड पे ध्यान रखें। क्या आ रहा है? एमिसिविटी है क्या? एमिसिव पावर ऑफ, इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, एमिसिविटी is defined as ratio of emissive power of an ordinary body to black body, ordinary body to black body। yes or no? yes or no? emissivity is defined as ratio of emissive power of an ordinary body to black body, that is perfect black body। हाँ एक चीज रह गई, at particular temperature, मतलब at same temperature। टेम्परेचर क्या होना चाहिए दोनों का उस समय? सेम होना चाहिए। तो मैं इसे डिफाइन करूंगा E बराबर एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं इसे सिंबॉलिकली जब डालूंगा तो देखो, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए मैंने ई यूज किया है, तो ब्लैक बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, नीचे ई बेस में बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक बॉडी, बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक बॉडी। देखो एमिसिव पावर को मैंने कैपिटल ई सिंबल दिया, और एमिसिव पावर ऑर्डिनरी बॉडी की तो ई है ही है, तो मेरे पास ब्लैक बॉडी आ रही है, तो मैंने बस एक बी डाल दिया नीचे, उससे मेरा काम हो गया। अच्छा, ऊपर भी एमिसिव पावर है, नीचे भी एमिसिव पावर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एमिसिविटी जो है यूनिट लेस है? क्यों? दोनों की यूनिट सेम आएंगी, एमिसिव पावर कट जाएंगी, एंड डायमेंशन लेस। भाई जब यूनिट ही नहीं बची है तो डायमेंशन कहां आएंगे? डायमेंशन लेस। यस और नो? अच्छा, तो ये छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, पहले इनको हमको सीखना पड़ेगा, तब जाके जब मैं प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज का जब आगे यूज करूंगा तो वहां पर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये मैंने एमिसिविटी लिखी है ना, वैसे ही हमारे पास में एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे कहते हैं एब्जॉर्प्टेंस। इसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टेंस। कितने नंबर का पॉइंट चल रहा है ये? 3 के बाद में 4। एब्जॉर्प्टेंस, इसे हम डिफाइन करते हैं ए से। अब ये क्या होता है? अब देखो, एमिसिविटी में हमने एमिसिव पावर इस शब्द का इस्तेमाल किया, बराबर है, एमिसिव पावर इस वर्ड का इस्तेमाल किया एक ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी के बीच में। यस और नो? यस और नो? लेकिन जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अब एब्जॉर्प्टेंस, तो देखो डेफिनेशन को देखना, थोड़ी थोड़ी सी अंतर आएंगी यहां पे। एब्जॉर्प्टेंस मतलब कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब से रिलेटेड बात हो रही है, तो एब्जॉर्प्टेंस को डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी absorbed by body to incident energy।
रेशियो ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय बॉडी टू इंसिडेंट एनर्जी ऑन दैट बॉडी, उस बॉडी पर जितनी एनर्जी आपने गिराई है उसमें से उसने कितनी एब्सॉर्ब कर ली। देखो कितनी आसान चीज है। आपने जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि आपको इतने नंबर का पेपर दिया तो उसमें से आपने कितने सही कर दिए, तो उससे आपको मिलेगा कि आपने कितने % स्कोर किया है, यस और नो। तो यहां पर हम एब्सॉर्ब को जब डिफाइन करेंगे तो ए बराबर आएगा एब्सॉर्ब्ड एनर्जी, क्या आएगा, एब्सॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, तो हम ए को लिखेंगे QA अपॉन Q। Q क्या है, Q है आपकी टोटल इंसिडेंट एनर्जी, QA है उसमें से उसने कितनी एब्सॉर्ब कर ली। जैसे एब्सॉर्बटेंस एक वर्ड आ रहा है वैसे ही एक और वर्ड आता है रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस ये इसे हम R से डिनोट करते हैं। ये भी एक तरह का रेशो ही है, ये भी एक तरह का रेशो ही है। ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी, रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी टू इंसिडेंट एनर्जी ऑन दैट बॉडी। अब देखो हो सकता है जब आप बुकलेट वगैरह में देखोगे, आपके पास में भी मान लो प्रिंटेड बुकलेट उसमें भी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखाई दे सकता है डेफिनेशन में, लेकिन मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं ओरली लिख रहा हूं, मतलब मन से। तो मन से जब लिखते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आता है, बट इतना अंतर नहीं आएगा कि आप कि शब्दों का अर्थ नहीं बदलेगा। तो आर बराबर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी। मतलब आर बराबर लिखा जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू। आर हमने वर्ड यूज कर लिया किसके लिए, रिफ्लेक्शन वाले के लिए। तो क्या होता है, जैसे आप किसी बॉडी पर एनर्जी डालोगे तो जरूरी थोड़ी कुछ पूरी एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ टकरा के लौटेगी भी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपने कितनी डाली उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट हो गई, वो रिफ्लेक्ट हुई एनर्जी और जो आपने डाली थी उनका जो रेशियो है उसे हम कह देते हैं रिफ्लेक्टेंस। एक और टर्मिनोलॉजी हमको पढ़नी है बेटा, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस। इसे हम स्मॉल टी से डिवाइड करेंगे। अब बताओ ये क्या होगा फिर, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ amount of energy, amount of energy transmitted by body, transmitted by body to incident energy, to incident energy on that body। बात समझ में आ गई, पक्का। चलो तो मुझे बताओ ये क्या बनेगा फिर, ये आएगी आपके पास में ट्रांसमिटेड एनर्जी, एसी चलते चलते स्लो हो जाता है ऐसे लग रहा है, अपॉन इंसिडेंट एनर्जी। मतलब चूंकि ये मैं ट्रांसमिटेड लिख रहा हूं तो मैं इसे नाम दे देता हूं QT अपॉन Q। तो बताओ देखो ये भी एक तरह से यूनिट लेंस डायमेंशन लेस वैसा ही बन रहा है, यस और नो। तो ओवरऑल कहानी ये है बेटा, कहानी सिर्फ इतनी सी है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि व्हेन सम एनर्जी Q, व्हेन सम एनर्जी Q इज इंसिडेंट ऑन बॉडी, देन क्या होता है, some part of it, some part of it is absorbed by body,
absorbed, that is QA, some part is reflected, that is QR, and some part is what? ट्रांसमिटेड। क्या कर देती है? ट्रांसमिट कर देती है। मतलब कहानी सिर्फ इतनी सी है, Q जो है वो आपका QA प्लस का QR प्लस का QT के बराबर होता है। तो ये आपसे बेसिक सा सवाल पूछ लिया जाए कि किसी बॉडी पर 100 जूल एनर्जी आपने इंसिडेंट कराई, उसमें से 40 जूल एब्जॉर्ब हो गई, 20 जूल रिफ्लेक्ट हो गई या 10 जूल रिफ्लेक्ट हो गई, तो कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई, उस बॉडी ने कितनी एनर्जी ट्रांसमिट करी? तो जाहिर सी बात है 100 में से घटा दो, यस और नो। अच्छा, तो अब देखो मेरे पास में ये आ चुका है कि Q बराबर QA प्लस का QR प्लस का QT। तो मैं एक काम करता हूं, डिवाइड कर देता हूं Q से, डिवाइड बाय Q। तो क्या बनेगा? ये बनेगा Q बाई Q, ये बनेगा QA बाई Q, ये बनेगा QR बाई Q, और ये बनेगा QT बाई Q। तो अब जरा देखो, Q से डिवाइड करने के बाद में ये क्या बनेगा? A, ये बनेगा R, ये बनेगा T, यस और नो। मतलब मैं लिख सकता हूं A प्लस R प्लस T बराबर क्या आएगा? 1। तो कोफिशिएंट एब्जॉर्प्टेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस का सम कितना होता है? 1 होता है। इस पर बेसिक सवाल बनाया जा सकता है। अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेंगे हमारे फिर से। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक आपने थ्योरी को पढ़ाना भी चालू नहीं किया। मैं बोल रहा हूं, सुनिए बेटा। इफ A बराबर 0, R बराबर 0 और T बराबर 1 है। देखो यदि A बराबर 0 है, R बराबर 0 है, तो इट इंप्लाइज क्या हो जाएगा? T बराबर 1 हो जाएगा। बॉडी जो है, बॉडी इज परफेक्ट ट्रांसमीटर। बॉडी क्या है? परफेक्ट ट्रांसमीटर होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सवाल बन सकते हैं। ये पहला पॉइंट मैंने लिखाया। दूसरा देखो, यदि हमारे पास में R बराबर 0 हो, T बराबर 0 होगा, तो भैया क्या हो जाएगा? A बराबर 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, सही बात है। तो इसका मतलब बॉडी क्या है? बॉडी इज परफेक्ट व्हाट? एब्जॉर्बर। क्या है? एब्जॉर्बर। बॉडी जो है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर होगी। और तीसरा बोल रहा हूं मैं कि भैया A बराबर 0 है और T बराबर 0 है, तो क्या होगा? इट इंप्लाइज R बराबर 1 आएगा। मतलब बॉडी इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर। परफेक्ट क्या होगी? रिफ्लेक्टर होगी। लेकिन कोई भी बॉडी ना तो परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, ना ही परफेक्ट रिफ्लेक्टर होती है, ना ही परफेक्ट ट्रांसमीटर होती है। मतलब A की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी, R की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी, और T की भी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही आपको मिलने वाली है। T की वैल्यू भी आपको हमेशा 1 से छोटी ही मिलने वाली है। यस और नो? बोलो भाई, कोई दिक्कत? श्योर है ये पॉइंट? अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और वो हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी जिसका रंग काला होता है उसे हम ब्लैक बॉडी नहीं कहते हैं।
तो फिर भैया ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट विदाउट रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग इट। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अ बॉडी which absorbs all the energy incident on it without reflecting और ट्रांसमिटिंग। तो मतलब ये हो गया कि जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी यदि है, तो उस परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ए बराबर आता है 1। ए बराबर क्या आता है? 1 आता है। और आर बराबर 0, टी बराबर 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी उसके पास आई उतनी की उतनी उसने सारी क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली है। तो अब यहां पे कहानी पता है क्या है? अब नो बॉडी इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कोई होती ही नहीं है। लेकिन हमारे पास में जो लैंप ब्लैक है या जो प्लैटिनम ब्लैक है, वो लगभग लैंप ब्लैक 98% उनमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम उसी को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हुए काम कर लेते हैं, लेकिन वो भी 98% तक एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, मतलब मैं यहां पे आपको चाहूं तो लिख सकता हूं कि लैंप ब्लैक इज नियरेस्ट, लेकिन अभी तो और भी आ चुके हैं, लेकिन अभी सिलेबस में अपने लैंप ब्लैक इज नियरेस्ट टू perfect black body which absorb 98% of incident radiation। उस पर यदि आपने कोई रेडिएशन गिराए तो वो भैया 98% तक क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये तो नेचुरल वाली बात हो गई। अब ऐसे ही हमारे पास में आई, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसे हम फेरीज ब्लैक बॉडी कहते हैं। फेरीज ब्लैक बॉडी। अब ये जो फेरीज ब्लैक बॉडी है वो बेसिकली क्या है? वो एक डबल कोटेड सिलेंडर है, डबल वॉल्ड सिलेंडर नहीं, स्फीयर है, जिसमें एक छोटा सा क्या होता है? अपर्चर होता है। अपर्चर मतलब एक पिन होल होता है। इसके बराबर सामने एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? यहां है वैक्यूम भरा, ये वैक्यूम है। ये हाईली पॉलिश सरफेस्ड है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस एक्ट्स एज रिफ्लेक्टर, जो कि रिफ्लेक्टर की तरह काम करती है। मतलब उस पर जितनी एनर्जी आती है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। यहां पर जो है ये है छोटा सा पिन होल, या हम इसे कहते हैं अपर्चर। ठीक है, अंदर की जो साइड है कोटेड विद लैंप ब्लैक, अंदर जो है पूरा लैंप ब्लैक की कोटिंग करी रहती है। अब जैसे मान लो यहां पे आपने कोई एनर्जी आई, जैसे मान लो यहां से कोई एनर्जी आई तो यहां पे टकराई, तो अब ये कोनिकल होने के कारण ये मुड़ जाती है। तो यहां पे 98% एब्जॉर्ब, बची 2%, 2% का 98% यहां एब्जॉर्ब, फिर यहां, फिर यहां, यहां, ऐसे चल के ये पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसे
परफेक्ट ब्लैक बॉडी की श्रेणी में डाल देते हैं। ठीक है, जितने रेडिएशन उस पे इस पॉइंट के थ्रू गए वो आपका क्या हो गया, बाहर नहीं निकला, तो इसे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह देते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर भी याद रखने हैं कि दिस स्मॉल पिनहोल एक्ट्स एज पिन होल स्फीयर, ये पूरा का पूरा जो गोला है, इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, ये पूरा गोला ब्लैक बॉडी नहीं है बेटा, ये पूरा गोला ब्लैक बॉडी नहीं है। ये जो पिन होल है, दिस पिन होल एक्ट्स एज ब्लैक बॉडी। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर एक और पॉइंट ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी इज नॉट फॉर अ बॉडी टू बी ब्लैक बॉडी, टू बी ब्लैक बॉडी it is not necessary to have color, to have black color, ब्लैक कलर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल आप बात करो, सन ब्लैक बॉडी है, ध्यान रखना, सन इज अ ब्लैक बॉडी। सर ऐसे कैसे? क्योंकि ब्लैक बॉडी का दूसरा मीनिंग पता है क्या है? ब्लैक बॉडी का मीनिंग है, एक और मीनिंग होता है, जितनी एब्जॉर्ब करे, जितनी एब्जॉर्ब करे उतनी रिलीज कर दे, उतनी क्या कर दे? रिलीज कर दे। जैसे स्पिन होल के केस में हो रहा है भाई, इस पॉइंट पे जितनी आई वो तो चली गई है ना, तो उसने एब्जॉर्ब ही नहीं करी। बात समझ में आई? तो ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा मोटा सा जो यहां पर हमारे काम में आता है। यस और नो? जितनी एब्जॉर्ब करी उतनी की उतनी क्या कर दे? रिलीज कर दे, एमिट कर दे, तो हम इसे कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब हम आगे बात करने वाले हैं और उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में किरचॉफ्स लॉ। कौन सा आता है? किरचॉफ्स लॉ। ये क्या है सर? ये इसी से रिलेटेड है भैया। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए ए बराबर होता है आपका ई। क्या होता है बेटा जी? किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर किसी भी बॉडी के लिए ए बराबर होता है ई। किरचॉफ्स लॉ states that at any given temperature, coefficient of absorption, जिसे हम एब्जॉर्प्टेंस कहते हैं, is equal to coefficient of emission, जिसे हम एमिसिविटी कहते हैं, जिसे हम एमिसिविटी कहते हैं। मतलब ए बराबर होता है ई, ए बराबर होता है ई। ठीक है, किरचॉफ का लॉ है ये। क्योंकि हो सकता है जब आपसे सवाल करवाए जाए तो उस समय पे आगे जब हम स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी ई की। लेकिन किंतु परंतु कई जगह ऐसा हो सकता है कि वो सवालों में ए ना देते हुए, सॉरी ई ना देते हुए ए दे दे और आप हैरान परेशान से घूमते बैठे कि सर ये कहां से होगा। यस और नो, यस और नो। चलो
किरचॉफ लॉ के बाद में अगला जो लॉ आता है, सब लॉ ही लॉ पढ़ने हैं, अब ध्यान रखना। हमें इसमें देखो ब्लैक बॉडी वगैरह रेडिएशन के अंदर में हमें पहले हमने पढ़ा किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, अब इसके आगे स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, फिर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये 4 नियम पढ़ने हैं जिसमें से इन पे सवाल बनेंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ पे इतना कोई सवाल ऐसा है नहीं हाई फंडू सा, सीधी सीधी चीज है, लेकिन बचे हुए कॉन्सेप्ट पर सवाल पूरे पूरे बनने की संभावना है, इसलिए इनको ध्यान से देखें। तो पहला हमारे पास में आ रहा है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ये क्या चीज है? तो ये कहता है कि इसका सिंपल स्टेटमेंट ये है कि एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी is directly proportional to fourth power of its एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? चलो मुझे बताओ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्ड का मीनिंग लिख। देखो यदि मैं सवाल पूछ रहा हूं ना तो आपको उत्तर देना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। यदि आप इस फीलिंग को छोड़ दोगे ना कि मैं आपके सामने नहीं हूं, तो फिर आपको कम समझ में आएगा। लेकिन यदि आप ये मान के चलोगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आप ही को पढ़ा रहा हूं, आप ही से बात कर रहा हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज ये फीलिंग ही डेवलप नहीं होगी, हमारे दिल के तार यदि आपस में मिलेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, तो एमिसिव पावर क्या है ब्लैक बॉडी? अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन हम क्या कह रहे हैं कि एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज, हम ये कहेंगे कि ई बी जो है वो प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के। एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी ई बी, याद करो। एमिसिविटी डिफाइन, सॉरी एमिसिविटी से पहले डिफाइन, एमिसिव पावर क्या लिखा? अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर बाय अ बॉडी। तो ये एमिसिव पावर, और एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एमिसिविटी में आई, तो इसे मैंने ईबी से डिनोट किया, याद है? हाँ, तो ईबी प्रोपोर्शनल टू आ गया टी की पावर 4। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा जिसे स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा क्या है यहां पे? ये है स्टीफन्स कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है 5, 6, 7, 8 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये एमिसिव पावर है, वैट पर मीटर स्क्वायर। और साथ में ये नीचे चला जाएगा तो अपॉन में ही केल्विन की पावर 4 यहां पर मैंने लिख दिया है। यस और नो? ये है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। अब इस पर और भी तरह के छोटे छोटे से सवाल यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यस और नो, यस और नो। तो अब यहां पर देखो, मैंने ये एक वर्ड लिख दिया, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन के अनुसार ये बात आ गई, ईबी आ गई। ठीक है, ईबी में क्या वर्ड है? एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको कहने का दूसरा एक और तरीका होता है, क्या कहते हैं पता है? हम ये कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड या एमिटेड, रेडिएटेड या एमिटेड पर यूनिट टाइम
पर यूनिट एरिया बाय अ ब्लैक बॉडी at particular temperature is directly proportional to fourth power of its temperature। भाई एक ही चीज है वो जो यहां लिखी है ना, इसी को ही बस एक्सपांड करके लिख दिया गया है। लिखा यही है, ये और ये दोनों का मीनिंग एक ही है, ये और ये दोनों का मीनिंग एक ही है। तो भैया अब यहां पर देखो, वी नो, हम एक बात समझ चुके हैं, और वो क्या है कि ई बी बराबर है सिग्मा की पावर टी की पावर 4। ऑल्सो ई बी बराबर हम जानते हैं ये क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई ए इंटू टी। यस और नो? तो हम यहां पर एक शब्द लिखते हैं, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। देखो इस पे सवाल बनेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं भैया देखो Q चाहिए, ईबी की जगह सिग्मा T4 लिख दो, तो क्या आएगा, ये आएगा Q बराबर ए टी सिग्मा टी की पावर 4। देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जैसे बन रहे हैं जो सवालों में काम आएंगे, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन से चल रहे हैं। ए क्या है, एरिया, टी क्या है, टाइम, सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। सवाल कैसे बनेगा, एक बॉडी है जिसका एरिया इतना है, सरफेस एरिया इतना है, उसका टेम्परेचर इतना है, तो उस बॉडी के द्वारा इतने समय में कितनी एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी, ये बताना है। तो आप इसको इस प्रकार से बताओगे। लेकिन सोचो यदि बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है तो मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी, कोई एक ऑर्डिनरी बॉडी है, उसने कितनी करेगा। तो भैया देखो हमारे पास में हम जानते हैं ईबी बराबर है सिग्मा टी की पावर 4। अच्छा, और ई बी बराबर है क्यू बाई ए टी, तो मैं इसे क्यू बी लिख लेता हूं। अब ध्यान रखना मैं इसको भी क्यू बी लिख रहा हूं, ब्लैक बॉडी के लिए लिखा है। फिर मैं एक और चीज जानता हूं, ई बराबर होगा ई बाई ई बी, सही है। सो इट इंप्लाइज, देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ई बराबर आएगा ई टाइम्स ई बी। इट इंप्लाइज ई बराबर आएगा, ई बी की जगह मैं लिख सकता हूं जिस प्रकार से मैंने इसको लिखा है उस प्रकार से ई बराबर ई इंटू ई बी। तो यहां से ई की जगह क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन ए टी, इन ए टू टी लिखा है, तो इसकी जगह सीधा मैं इनको यूज कर सकता हूं ना। मतलब मैं लिखूंगा इन तीनों इक्वेशंस की मदद से मैं सीधा सीधा लिखूंगा Q बराबर ए ई टी सिग्मा टी की पावर 4। मतलब सिर्फ और सिर्फ ई से मल्टीप्लाई कर दो यार, सीधा स्मॉल ई क्या है, एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ए टी सिग्मा टी की पावर 4 है, ए टी सिग्मा टी की पावर 4 है, इसमें स्मॉल ई एमिसिविटी से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, लेकिन सोचो यदि हमने ये सब वो बातें मानी है जब बॉडी का टेम्परेचर टी है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो पॉइंट ये है कि सपोज करो हर बॉडी जिसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है वो क्या करती है, एनर्जी एमिट कर रही है। लेकिन जब आप सराउंडिंग में देखोगे आजू बाजू में, तो
एनवायरमेंट का भी, सराउंडिंग का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो फिर उस केस में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, उस केस में हमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T है। अब ये क्या है, सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूं T0 है, बराबर। तो देखो इसने भी क्या किया, एमिशन किया, एनर्जी एमिट की, ये भी क्या करेगी, एमिट करेगी, बराबर। अब इसने जो एमिट किया, इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया कुछ, और इसने जो एमिट किया, क्या इसने भी तो एब्जॉर्ब किया। मतलब जितना आप पूरा रेडिएट करना चाहते थे उतना रेडिएशन नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं। तो इसलिए यदि आपकी कोई बॉडी किसी सराउंडिंग में रखी है जहां पे टेम्परेचर T0 है, तो उसने भी जो रेडिएट किए वो पार्ट इसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। इसके कारण जो नेट एनर्जी एमिटेड होगी, क्या वो थोड़ी सी कम होगी? तो हमने बोला हां। तो हमने बोला कि इफ बॉडी इज कैप्ट इन सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर T0, ऑफ टेम्परेचर T0, तो क्या होगा, देन दिस बॉडी विल absorb some energy emitted by surrounding, emitted by surrounding, hence net energy emitted by body decreases by amount EAT sigma T0 की पावर 4। Therefore net energy radiated, therefore net energy emitted by body kept in surrounding of temperature T0, the net energy emitted by body of temperature T kept in surrounding of temperature T0 बराबर आएगा कितना, EAT सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ध्यान रखना यहां पर ऐसा मत कर देना कि T माइनस T0 की पावर 4 कर दिया, नहीं, T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। कई बार है ना बच्चे से भूल जाता है, वो T माइनस T0 की पावर 4 लगा देता, नहीं, T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, क्योंकि भैया उसने इतनी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली तो वो कम हो गई, ठीक है, इसलिए नेट इतना बनेगा, ठीक है, नेट इतना बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगले लॉ पे चलते हैं। सर एक आध सवाल देखो, पहले मैं चाहता हूं कि हम पहले थ्योरी को पूरा कवर कर लें, आप इन फॉर्मुलेज पे अच्छे से काम करो, फिर मैं सवाल ही सवाल करवाऊंगा। अगला जो लेक्चर है टोटली न्यूमेरिकल बेस होगा, लेकिन तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, तो वहां पर आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। चलो लास्ट नहीं यार, अभी तो स्टीफन्स लॉ के बाद में, न्यूटन्स लॉ के बाद में अभी तो एक और चीज बची है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो ये है ठंडा होने का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
मतलब कोई बॉडी जो ठंडी हो रही है वो कैसे होती है, वो कैसे होती है। तो इसके लिए बोला गया है, इसके लिए बोला गया है कि जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी जो होती है, इसके लिए क्या बोला गया है कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to what, किस चीज के। अब देखो बॉडी ठंडी हो रही है, तो बॉडी ठंडी कब हो रही है, जब आपने उसे सराउंडिंग में रखा होगा। कहां रखा होगा, सराउंडिंग में रखा होगा, तभी तो वो एनर्जी क्या करेगी, रेडिएट करेगी, क्या करेगी, रिलीज करेगी, एनर्जी को रिलीज करेगी, और वहीं से ये क्या होगी, ठंडी होगी। तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी and its surrounding, and its surrounding, provided that this difference is small, this difference is small। कौन सा, बॉडी का और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उनका जो डिफरेंस है वो क्या हो, छोटा होना जरूरी है। तो हमने जैसे माना, लेट्स से हमने माना टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर, एट टी बराबर 0 इज θ1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टाइम t बराबर 0 इज, एट टाइम t बराबर t इज θ2 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो सराउंडिंग है ये है आपका θ0 डिग्री सेल्सियस। यहां ध्यान रखिए θ1 इज ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ0। तो भैया यहां पे क्या लिखा गया है, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी। तो भैया रेट ऑफ कूलिंग निकालो, तो रेट ऑफ कूलिंग, तो ठंडी हो रही है, तो भैया देखो θ1 माइनस θ2 अपॉन टी बराबर रेट ऑफ कूलिंग यही आएगी। फिर क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मीन एक्सेस ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या है, तो देखो मीन एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी विद सराउंडिंग, यही बात है ना। तो देखो मीन निकालना है, तो मीन तो आ गया θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया, मीन, क्योंकि θ1 से θ2 तक ठंडा हुआ, तो उसका तो ये आ गया मीन। और ये किसके है, मीन एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी विद सराउंडिंग, तो ये हो गया सराउंडिंग से इसका एक्सेस, ये इसका क्या हो गया, सराउंडिंग से एक्सेस। तो यहां से हम कहेंगे θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ0। बात समझ में आ गई। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझते समय थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से इसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको हम देखते हैं
प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो हम लगाएंगे एक कांस्टेंट और वो कांस्टेंट आएगा θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इक्वल टू के। ये कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है क्या आपका? हाँ, कहां देखा है इसे और क्या कहते हैं इसे? याद आ रहा है क्या? कहां देखा था के? कहां देखा था आपने के को? कंडक्टिविटी याद आ गई? वैसे इसे यहां पे कूलिंग कांस्टेंट कहते, लेकिन ये देते समय उसी के हिसाब से देते हैं, पर ये कूलिंग कांस्टेंट ही कहलाता है। कंडक्टिविटी के याद आ रही है? कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन यदि आप यहां पर देखोगे तो आप देखो θ1 माइनस θ2 क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो ये भी टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे टाइम अलग से चल रहा होता है। ये किससे कैसे चल रहा है? अपॉन में टाइम, तो बैलेंस नहीं हो रही है यहां से, है ना? हाँ, तो वो गड़बड़ी मत कर देना। तो ये कूलिंग कांस्टेंट करके ही इसको हमको लेना है। कि क्या है? कूलिंग कांस्टेंट। अब एक बात याद रखना, इसकी कुछ लिमिटेशंस है भैया। कुछ क्या है? लिमिटेशंस, या एक कहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, कूलिंग मस्ट बी डन बाय रेडिएशन ओनली। रेडिएशन ओनली, इसलिए उसे कंडक्टिविटी मत कह देना, है ना? समझ में आई बात? जो मैंने बोला ना कि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी, तो मैं रिकॉल करवाना चाहता था कि आप में से कितने लोगों को याद आई? आप में से याद आई कई लोगों को, लेकिन ये क्या है? कूलिंग कांस्टेंट। अब के कब यूज होता है? जब कंडक्शन का इफेक्ट आता है। यहां पे हम रेडिएशन की बात करें तो कूलिंग कांस्टेंट। तो यहां पर कूलिंग कैसे होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन से होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग should be less, should be या must be लो। जनरली आप देखोगे तो कई किताबों में 40 से 50 डिग्री का लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मैं उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। अब उन्होंने कैसे लिखा, क्या लिखा, क्या होता है ना, कुछ तो एक स्टैंडर्ड बुक होती है तो उसको हम मान लेते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करता हूं उस वर्ड को लिखना कि 40 से 50, मैं लो पे ही फोकस करता हूं। हाँ, और तीसरा है ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस शेप और साइज मस्ट नॉट चेंज, ये बदलनी नहीं चाहिए, तभी हम इसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन कहिए या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है जो यहां पर आपको समझ में आने जरूरी है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई ना? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के लगभग अंत तक, और वो है बेटा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो, अब मैं इनको पढ़ाने से पहले कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, अपना सिलेबस कहता है, जैसे आप सिलेबस को कंपेयर करते हो तो कई जगह आप पाओगे कुछ चीजें ऐसी हैं कि एनसीईआरटी में है, लेकिन नए सिलेबस में उन्होंने उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। उन्हीं में से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में चूंकि ये वर्ड्स दिए गए हैं तो भैया हमें उनको पढ़ना ही पढ़ना है, उनको हमें अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या कह रहा है? ये कहता है, देखो एक सिंपल बात ये है
कि एक्चुअली क्या है ना, एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जिसमें हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ का ग्राफ बनाते हैं फॉर टेम्परेचर। तो वहां से एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें बतलाता है कि जब हम लोग वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो पहले स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बढ़ती है, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करती है एंड देन फिर से वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, देन यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, समझना मैं जो चीजें बोल रहा हूं उनको समझना, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो जो मैक्सिमम एमिसिव पावर थी वो तो बढ़ गई, लेकिन वो जब बढ़ी तो वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट हुई। नहीं समझ में आया ना? मैं एक ग्राफ पहले बना देता हूं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए। ये है लैम्बडा और इस लैम्बडा पर ये है एनर्जी एमिसिव पावर। इसे हम ई लैम्बडा जो है, ई लैम्बडा जो है ये कहलाती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर दैट इज एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, तो जब हम इसमें ग्राफ बनाते हैं तो भैया देखो ये ऐसा ये ग्राफ बन गया, ये T1 टेम्परेचर पे। यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो ये ऐसे कुछ आता है। एक और टेम्परेचर में इसके बीच में घुसा लेता हूं कहीं, तो भी ये ऐसे आ रहा है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे। तो यहां पे टेम्परेचर है T3 और यहां पे टेम्परेचर है T2। और यहां पे खास बात यह है कि T3 ग्रेटर देन है T2 ग्रेटर देन है T1। तो यहां पे हम ये कहते हैं कि देखो क्या हुआ, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। एक्सपेरिमेंट शोज दैट, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए वो बतलाते हैं कि एक्सपेरिमेंट शोज दैट as wavelength is increased, as wavelength is increased, तो भैया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है increases and achieves what? Maximum value after achieving maximum value on increasing wavelength, on increasing wavelength, on increasing wavelength। यदि इसके बाद जब आप वेवलेंथ को बढ़ाते हो देन स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या हो रही है? डिक्रीजेस। अब इसके आगे ये डिक्रीज होती है, हो गई डिक्रीज। अब एक और चीज देखो, ये इस टेम्परेचर T1 पर है, फिर ये टेम्परेचर T2 पर है, ये टेम्परेचर T3 पर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ रही है लैम्बडा 1, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ रही है लैम्बडा 2 और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ रही है लैम्बडा 3। तो ये जो वेरिएशन भी है ना इसका, देखो ये लीनियर नहीं है। अब ये मेरा बना नहीं है अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कर्व जैसा देखने को मिलता है। तो अब क्या हो रहा है? अब ये होता है नाउ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अब इसके बाद यदि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसके बाद यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं
तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या हो रही है? इंक्रीजेस, बट wavelength for this, wavelength for this decreases। तो इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने पर वेवलेंथ जो है वो डिस्प्लेस हो गई छोटी साइड की तरफ। मतलब यदि मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, जैसे ये ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, जैसे इसको मैं ऊपर तक लेके गया और मैं यहां पर लिख दूं, जैसे देखो ये वाली वैल्यू आ गई E1, ये वाली वैल्यू आ गई E2 और ये उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई क्या, E3। ठीक है, तो यहां पर देखो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 है। तो यहां पर दूसरी बात लगे हाथों एक और देखना कि E3 जो है वो ग्रेटर देन E2 है, ग्रेटर देन E1 है। E1 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्बडा 1 है, तो भैया लैम्बडा 3 जो है वो छोटी है लैम्बडा 2 से और छोटी है लैम्बडा 1 से। ये इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो भैया मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर भी क्या हुई, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर भी क्या हो गई, इंक्रीज्ड, बट वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड, और कहिए डिस्प्लेस्ड टू शॉर्टर साइड, डिस्प्लेस्ड टू शॉर्टर साइड। इसी को वेन सर ने अपने डिस्प्लेसमेंट लॉ में बतलाया और उन्होंने बोला, क्या बोला कि द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी, तो द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी, मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी इज इनवर्सली proportional to absolute temperature, absolute temperature, that is what, lambda m inversely proportional to temperature। तो भैया यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है और ये आता है एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है और यहां पर आता है एक कांस्टेंट। ये जो B है, ये जो B है इसे हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, वीन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर कैल्विन। मीटर कैल्विन, के कैपिटल है, ध्यान रखना। अच्छा, आपको स्मॉल के और कैपिटल के में अंतर पता है ना, स्मॉल के और कैपिटल के, ये स्मॉल है, ये कैपिटल लेटर है, ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ओवरऑल इतनी कहानी है इसकी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, जो मैंने यहां पे समझाई है। ये आपको जनरली हो सकता है कई जगह आपको देखने को मिले किताबों में, कई जगह ना मिले, तो उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रीफिंग दे दी, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो। यस और नो? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए मैंने इतना बताया। अदरवाइज आप इतने से भी काम चला सकते हो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इस पे आपके सवाल बनेंगे जिन्हें आप लोगों को क्या करना है, डील करना है। यस और नो? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस और नो? अब देखो, इसका जो यूज किया जाता है ना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, उसका यूज होता है सन का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए,
और भी जैसे क्या बोलते हैं, आप इससे कलर का आइडिया लगा सकते हो। जैसे कोई बॉडी हीट हो रही है तो उसका टेम्परेचर वेवलेंथ से हमें कलर का अंदाजा लगता है, तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, जैसे मान लो एक मैं सवाल बोलता हूं, किसी बॉडी को गर्म करना लगा, हम लोग क्या करने लगे, गर्म, तो उसका सबसे पहले कलर कौन सा आता है, लाल होती है पहले वो, और ज्यादा गर्म करोगे तो विबग्योर। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। याद करो भैया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब आप पहले गर्म करोगे तो पहले लाल कलर आएगा, उसके बाद ऑरेंज होगी, फिर पीली होगी, फिर हरी होगी, फिर नीली होगी। तो यदि वो बॉडी अपने शेप को रिगेन कर पा रही, उसी शेप में बची रही ना, तो ये कलर ऐसे ऐसे आगे आते चले जाएंगे, लास्ट में वॉयलेट कलर तक, नीले कलर तक वो बॉडी पहुंचती है। तो आपको सीधा सीधा सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं तो कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं, आपको समझ, देखो ये तो आपका दिमाग है, आप कैसे लगा दो। जैसे फ्लेम होती है ना, फ्लेम, जैसे आप माचिस की तीली जलाते हो, तो जब आप माचिस की तीली जलाओगे तो आप देखोगे कि जलाते समय वो लाल से जलती है, जलने के बाद में वो पीली होती है, और पीली के ऊपर में नीली फ्लेम होती है ना। जब आपके घर में गैस खत्म होने वाला होता है तो आपकी मम्मी अंदाजा लगा लेती है, कैसे, गैस लाल होने लग गई, गैस खत्म होने वाली है, पूछना मम्मी से जाके। वैसे नीली फ्लेम आ रही होती है, लेकिन जब गैस खत्म होने वाली होती है लाल आने लगती है, क्यों, कि वो उतनी एनर्जी आगे से आपको नहीं आ रही। उसके पीछे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप कोई किसी चीज को गर्म करते हो, लाल सुर्ख गर्म, मतलब आपको लगता है बहुत गर्म हो गया, बेटा यदि कलर नीला हो गया तो मतलब और भी ज्यादा गर्म है वो, है ना, यस और नो। तो दैट्स इट, यहां पे आपका चैप्टर थियोरेटिकली पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब जो हमने जो रेडिएशन के जितने पॉइंट्स कवर किए हैं यहां पे, उस पे हमको एमसीक्यू करने, न्यूमेरिकल्स करने, प्रैक्टिस करनी है, और चैप्टर पूरी तरह से दी एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो कहानी को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। चैप्टर यहां पे थियोरेटिकली समाप्त हुआ है, न्यूमेरिकल का एक लेक्चर अभी आपका बाकी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए